नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, कल हमने टॉपिक चालू कर दिया था एकल स्लिट या झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। अपने को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम स्वयं ये जान लें कि विवर्तन प्रतिरूप में दिखेगा क्या, क्योंकि आपको व्याख्या तो उसी की करोगे जो दिखेगा। तो उसके लिए मैंने पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि यही चित्र मैं वापस आपके सामने ला दूंगा, मतलब यहीं से मैं वापस बात स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बात टूट गई थी तो वापस वहीं से स्टार्ट कर देंगे। मैंने काफी कुछ आपको समझा ही दिया था, अभी जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचता है मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सब ये आपको मैंने बता ही दिया था कि एक कांच की बायोलॉजी वाली स्लाइड लें, उस पर ब्लैक पेंट कर दें, काला पोत दे, पुताई जब सूख जावे तो न्यू ब्रांड ब्लेड से, शेविंग ब्लेड से एक लकीर खींच दे, दैट इज झिर्री या स्लिट, है ना, उसको झिर्री या स्लिट कहेंगे। फिलामेंट के समांतर लगभग 1 मीटर दो, यह बल्ब का फिलामेंट है ना, तो फिलामेंट के समांतर लगभग 1 मीटर दूर इस स्लाइड को रखें, तो स्लाइड में फिर आपको ऐसा एक विवर्तन प्रतिरूप दिखेगा, ऐसा प्रतिरूप दिखेगा। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें सारा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, सेंटर। विवर्तन में हम सेंटर पर ही फोकस होते हैं, यानी सारा जो हमारा दिमाग होता है वो सेंटर पर ही होता है, तो हम सेंटर पर ही ध्यान रखें। बाकी के बारे में भी बात तो कही जाएगी। तो सब, क्योंकि न्यू ब्रांड झिर्री लिया आपने, समांतर रख दिया, तो आपको सेंटर जो है केंद्र पर चमकीली चौड़ी पट्टी दिखेगी, यानी दीप्त फ्रिंज दिखेगी, जिसे केंद्रीय, मुख्य या प्रधान उच्चिष्ट कहते हैं। दिखाई रखा है, मैंने बता भी दिया था मैंने आपको, है ना। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप झिर्री का चौड़ाई बढ़ाने लगेंगे, वैसे वैसे केंद्र की चौड़ाई घटने लगेगी। यानी आप जो शुरू में देख रहे थे वो स्पष्ट विवर्तन देख रहे थे, शर्त पूरी हो रही थी। विवर्तन शर्त पर आधारित है। विवर्तन की शर्त है कि लगभग इज इक्वल टू लैम्डा। इस स्थिति में विवर्तन स्पष्ट होता है, क्योंकि अब आप आकार बढ़ाने लग गए। तो आप जानते हैं कि ई लगभग बराबर 50 लैम्डा पर विवर्तन अस्पष्ट होने लग जाता है। तो वही हो रहा है कि आपने जैसे झिर्री की चौड़ाई बढ़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घटने लग जाती है, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि झिर्री और केंद्रीय उच्चिष्ट दोनों की चौड़ाई बिल्कुल समान हो जाती है। अब आप समझ लें कि विवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब आप विवर्तन नहीं देख रहे हैं। शुरू में जो था वो विवर्तन था। अब साहब, विवर्तन प्रतिरूप में क्या क्या होता है वो आप भले लिख लीजिए, सुनना तो आपको है ही। देखो सब, है ना, विवर्तन प्रतिरूप में नंबर 1, है ना, विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र दीप्त होता है, स्पष्ट होता है, चौड़ा होता है ना, जिससे केंद्रीय, प्रधान या मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। तो सब ये तो अपन ने बता दिया किसके बारे में, केंद्र के बारे में, है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट। यहां पर हालांकि ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन यहां पर एक्चुअली दीप्त नहीं बोला जाता। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, तो ऐसा सोचा गया होगा कि दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी, है ना, ये वजह रही होगी, कुछ वजह जरूर रही होगी, है ना, अपन उस वजह पे तो नहीं जाते। या हो सकता है अलग अलग वैज्ञानिकों के प्रयोग हैं, जैसे वो हाइगेन की व्याख्या है व्यतिकरण, है ना, ये फ्रेनेल की व्याख्या है। आविष्कार तो विवर्तन का आविष्कार करने वाले हैं ग्रेमाल्डी, और व्याख्या करने वाले हैं फ्रेनेल। तो
जो व्याख्या है तो फ्रानाफर से देख रहे हो हालांकि आप, पर पहले व्याख्या फ्रेनेल ने की थी ना। हाँ साहब, तो यहां पर दीप्त न बोलकर आपने उच्छिष्ट बोलना है। मैं फिलहाल जब तक आपके जुबान पे नाम न चढ़े ब्रैकेट में दीप्त भी लिख देता हूं। ये पहली बात दिखेगी साहब आपको, विवर्तन प्रतिरूप है ना, ये लिख देता हूं, विवर्तन प्रतिरूप। हालांकि बना भी रखा है मैंने, पर विवर्तन प्रतिरूप में आपको क्या क्या दिखता है वो दिखा। अब नंबर 2, दूसरा, केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर, यहां पे आपने देखा इधर भी 1 है इधर भी 1 है। अब इसको आप +1 कह दो, इसको -1 कह दो, इसको +2 कह दो, इसको -2 कह दो, है ना। तो आप प्लस माइनस लिख सकते हो, दोनों ओर हैं, है ना। यानी 1, जैसे ये निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ का मतलब अदीप्त, उच्चिष्ट का मतलब तो अपन ने लिख ही दिया उधर भी दीप्त, और निम्निष्ठ का मतलब अदीप्त, है ना साहब, चलिए। तो सब केंद्र के दोनों ओर एकांतर क्रम में, एक को छोड़कर एक, है ना, एकांतर क्रम में असमान चौड़ाई, चौड़ाई एक जैसी नहीं है, देखो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, इधर ये देखो निम्न इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो सब केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में, देखो दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, इसको कहते हैं एकांतर क्रम। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती हैं, असमान चौड़ाई की, सॉरी एक मिनट फिर बोल दूं मैं, कहीं गड़बड़ हो गई हो तो, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर असमान चौड़ाई की, असमान चौड़ाई की पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने जब व्यतिकरण पढ़ा था तो व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान थी, है ना साहब, इससे है ना। तो सब असमान चौड़ाई की दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रमशः उच्चिष्ट व निम्निष्ठ कहते हैं। क्लियर साहब? तो शॉर्ट में लिख देता हूं, असमान चौड़ाई, है ना, पहली बात, और एकांतर क्रम जैसा व्यतिकरण में था, एकांतर क्रम में उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, है ना, दोनों दिखाई देते हैं। वो अब आप समझ जाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट लिख देता हूं ताकि आप पूरी तरह न भी समझे। एकांतर क्रम में उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, ठीक है साहब। अरे यार क्या, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, ये दिखाई देते हैं, तो विवर्तन प्रतिरूप में दिखाई देने वाली चीजें। अब तीसरी बात है ना, तीसरी बात में अब आप देखेंगे यहां पर विशेष ध्यान रखना, ये हर चीज विशेष ध्यान रखने वाली है। केंद्रीय उच्चिष्ट पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, उच्चतम, सर्वोत्तम होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मतलब उच्चतम, सबसे ज्यादा, वह सर्वोत्तम होती है, सबसे अधिक, सबसे उत्तम, है ना। केंद्र से दूर जाने पर उच्चिष्ट तो ये भी है, उच्चिष्ट तो ये भी है, उच्चिष्ट ये भी है, उच्चिष्ट ये भी है। अगर आपको मैं बताऊं, पहले से एडवांस में समझा देता हूं, समझाने में क्या है। यहां पे तीव्रता आप I0 कहें तो यहां पर 1/3 रह जाएगी इंटेंसिटी, और ये भी उच्चिष्ट है, यहां पर इंटेंसिटी 1/5 रह जाएगी, ये भी उच्चिष्ट है। नंबर 2 है, वो 2 2 होंगे, है ना, दोनों और बनती ना इसमें, हालांकि बनती तो व्यतिकरण में भी दोनों हो रही है, ऐसी बात नहीं है ना।
व्यतिकरण में भी दोनों ओर, पर वहां अपन ने क्या दोनों ओर को इतना फोकस नहीं किया, या केंद्र को बड़ा जोर दे दे के बोलना पड़ रहा है, इसलिए अपन थोड़ा सा फोकस होके बात कर रहे हैं। तो सब केंद्रीय उच्चिष्ट पर तीव्रता सर्वाधिक होती है ना, ये सबसे ज्यादा चमकीला होता है। उच्चिष्ट और भी है 1 2, ये गौण उच्चिष्ट कहलाते हैं ना, इन पर तीव्रता घटती चली जाती है। इस पर देखो केंद्र पर तो I0 और इस पर I0/3, इस पर I0/5, ये I0/5 है ना, ठीक है सब। तो केंद्र पर तीव्रता अधिकतम और दूर जाने पर उच्चिष्ट पर तीव्रता का घटना, है ना। चलो ध्यान दे जाएगा, आपको लिख देता हूं, केंद्र पर तीव्रता अधिकतम, है ना, दूर जाने पर उच्चिष्ट पर तीव्रता घटने लगती है ना साहब। ये आप सब क्या है, कहीं मिले नहीं मिले आपको, तो मैंने हिंट दे दिए। ये सब तीसरी चीज। अब चौथी चीज इधर लिख देता हूं, अलग कलर ले लेते हैं, जब अपने पास स्पेस नहीं रहती तो अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिख जाए। अब चौथी बात, चौथी और लास्ट बात। चौथी बात आपको क्या दिखाई देगी, है ना, चौथी बात में आपको दिखाई देगा कि निम्निष्ठ पर तीव्रता न्यूनतम होती है, शून्य कभी नहीं, है ना। यानी निम्निष्ठ पर I cannot be equal to 0. Yes, I approximately equal to 0, but not perfectly 0. निम्निष्ठ के स्थान पर तीव्रता न्यूनतम होती है, शून्य कभी नहीं। तो स्वाभाविक है, इसीलिए विवर्तन प्रतिरूप धुंधला दिखाई देगा। विवर्तन प्रतिरूप चमकीला दिखाई नहीं देगा, वह धुंधला दिखेगा। क्यों धुंधला दिखेगा? क्योंकि निम्निष्ठ के स्थान पर तीव्रता शून्य नहीं हो रही है, परफेक्ट 0 नहीं होगी, है ना, नो, लगभग 0 होगी, यानी न्यूनतम तो होगी पर 0 कभी नहीं होगी। तो इसलिए जो आपके क्या नाम से विवर्तन फ्रिंजें होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। व्यतिकरण फ्रिंजों में तो आपको परफेक्ट 0 मिल जाएगी, इसमें परफेक्ट 0 नहीं मिलती। तो सब ये चीजें हैं जो विवर्तन प्रतिरूप में आपको दिखती हैं। क्लियर सब है? अब क्या नाम से इन चीजों की अपने को व्याख्या करनी है कि भाई नंबर 1, केंद्र या विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र दीप्त होता है यानी उच्चिष्ट होता है सदैव। क्यों? केंद्र के दोनों ओर असमान चौड़ाई की एकांतर क्रम में दीप्त व दीप्त फ्रिंजें दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रमशः उच्चिष्ट व निम्निष्ठ कहते हैं। नंबर 3, केंद्रीय उच्चिष्ट पर तीव्रता अधिकतम व केंद्र से दूर जाने पर तीव्रता घटती चली जाती है। क्यों? चौथा, निम्निष्ठ के स्थान पर तीव्रता न्यूनतम होती है, शून्य कभी नहीं। तो सब अब अपने को इसकी व्याख्या करनी है ना? अब व्याख्या विवर्तन के ना सब। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि विवर्तन प्रतिरूप में क्या क्या दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है इसकी व्याख्या करते हैं, है ना। व्याख्या के लिए आपके पास अब तो एक सिंपल चित्र भी आ चुका, पहले मैं वो बना दूं जो पहले था, है ना साहब, फिर सिंपल वाला नीचे बना दूंगा। छोटे ही चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये लेंस L1 है, इसके फोकस पर ये एक वर्णीय स्रोत रख देते हैं। अब क्योंकि बिंब फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, है ना। अनंत पर बनेगा का मतलब सीधा सीधा है कि किरणें समांतर हो जाएंगी,
ये सब समांतर, यहां तरंगे बोलेंगे। अब समतल तरंगाग्र, क्योंकि किरणें समांतर हैं और किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, तो ये समतल तरंगाग्र W डैश है ना। अब यहां पर एकल स्लिट या झिर्री है ना, इसको दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, क्लियर। दूसरा कलर लेके देखते हैं। देखा, ये सब झिर्री, इसको नाम दे दें झिर्री को अपन AB, ठीक है। ये झिर्री होगी साफ, और इस झिर्री की चौड़ाई अपन दर्शा देते हैं, एक मिनट, इससे अपन ने अवरोधक और द्वारक के आकार को इससे दिखाया, तो ये सब अपन इसको इससे दर्शा देते हैं, ठीक साहब। अब ये जो समतल तरंगाग्र रेखा छिद्र पर आएगा, तो मैं रेखा छिद्र को समतल तरंगाग्र भी बोल सकता हूं, बोल दूंगा, है ना। उस पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये W डैश चलता हुआ आ रहा है, तो उसको मैंने छिद्र के यहाँ, ये एकल स्लिट है साहब, AB जो है एक छिद्र एक स्लिट है ना, तो ये तरंगाग्र W डैश यहां पर आ गया। यहां पर ले लेते हैं अपन स्क्रीन, है ना, ये सब यहां पर पर्दा, क्लियर साहब। अब थीटा बराबर 0, अभी वैसे मैं सिस्टमेटिकली समझाऊंगा, पहले इस बिंदु पर देखें, तो इस तरंगाग्र AB पे जितने भी पार्टिकल हैं वो सब कंपन कर रहे हैं। कण के कंपन से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी, क्लियर। ये द्वितीयक तरंगिकाएं जब बिंदु ऊपर जाती, ऊपर पहुंचती, तो सब ऊपर फोकसित करने से पहले यहां हम एक और लेंस रख देते हैं L2, है ना, L2, है ना, ये L2 लिख देता हूं यहां, और पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप फोकसित कर देते हैं, है ना, ये पर्दे पर फोकसित, एक मिनट, चलो ये सब यहां से तो ले जाऊं सीधा, ये देखो, क्लियर, और ये अपन ने फोकसित कर दिया बिंदु O पर तरंगों को। अब इस सारी बात मैं सुना दूंगा, है ना, पहले एक सिस्टम से चित्र जम जाए। तो सब पहले चित्र को देख लो आप। एक लेंस से L1, इसके फोकस पे अपन ने रख दिया मूल स्रोत S, क्योंकि स्रोत फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी किरणें समांतरित और तरंगाग्र समतल होगा, जो मैंने दिखा भी रखा है, ये आपको तरंगाग्र समतल W डैश से। AB वो एकल स्लिट है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये AB स्लिट पर तरंगाग्र पहुंचता है, तो मैं यहां पर पहुंचेगा तो AB बोल दूंगा, है ना, स्लिट की चौड़ाई वैसे E है, पर यहां पहुंचेगा तो AB बोल देता हूं, क्योंकि उधर पार हो नहीं सकता, इधर भी अवरोध है, दीवार है, इधर भी अवरोध है, दीवार है, तो ये पास ही केवल किस में से होगा, इसमें से। तो ये तरंगाग्र को आप AB भी यहां पर बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक एक बात को धीरे धीरे क्लियर करते हैं, है ना। AB पर आने के बाद हमने लेंस L2 द्वारा विवर्तन प्रतिरूप को फोकसित करने के लिए या पर्दे पर फोकसित करने के लिए लेंस रख दिया, उत्तल लेंस। अब सब ध्यान से समझें, AB तरंगाग्र, मैंने कहा ना W डैश को मैं यहां भी बोल दूंगा,
तरंगाग्र AB पर उपस्थित प्रत्येक कण का कंपन अगले तरंगाग्रों के लिए स्रोत का कार्य करता है। क्लियर? अगर हम बिंदु O की बात करें तो तरंगाग्र AB से जाने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए बिंदु O पर पथांतर 0 है। अब आप एक बात को ध्यान से समझ लें, देखो पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, n लैम्डा, ये हो तो इससे अपन बोलते हैं समान कला। मैंने आपको बता दिया था लेकिन फिर याद करवा देता हूं। और समान कला जब होती है तो व्यतिकरण को हम कहते हैं समपोषी, एक मिनट है ना, व्यतिकरण कहलाता है समपोषी व्यतिकरण। एक मिनट है ना साहब, इसको डिलीट कर दूं मैं एक बार। चलो, और अगर पथांतर लैम्डा बटा 2, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, 2n-1 लैम्डा बटा 2, इससे हम बोलेंगे विपरीत कला, है ना। ये अपन व्यतिकरण में कंसीडर कर चुके थे। अब आ जाओ ऊपर की तरफ, है ना। ये सब अब मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियर लिख दूं व्हाइट कलर से ना। इस सिचुएशन में तो होता है समपोषी व्यतिकरण, यस, है ना। समपोषी के कारण दीप्त फ्रिंज बनेगी, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं। इनमें विपरीत कला तो व्यतिकरण कहलाएगा विनाशी, और इसमें बनेगी है ना, इसमें बनेगी विनाशी ना, विनाशी। इसमें बनती है अदीप्त फ्रिंज। यहां दीप्त को उच्चिष्ट बोलते हैं और अदीप्त को निम्निष्ट बोलते हैं, है ना। अब आप देखिए जो बिंदु O है, तो बिंदु O पर AB से जाने वाली सभी तरंगिकाओं के बीच पथ की लंबाई, ये सभी तरंगिकाओं के पथ की लंबाई बराबर है क्योंकि AB से O की दूरी बराबर है। पथ की लंबाई बराबर है, इसका मतलब तरंगों के मध्य पथांतर 0 है, पथांतर 0 है। और पथांतर 0 है तो समपोषी व्यतिकरण के कारण केंद्र पर दीप्त फ्रिंज बनेगी, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट या प्रधान उच्चिष्ट कहते हैं, है ना। तो सब एक एक चीज में अब सबसे पहले अपन ने प्रूव कर दिया, यदि थीटा बराबर 0 अर्थात बिंदु O के लिए, है ना, अर्थात बिंदु या केंद्र O के लिए, तो ये मैंने साहब वो जो भी बातें लिखी थी वो सब प्रूव करनी है अपने को, है ना। तो साहब ये इसके लिए समझा दिया कि AB से उत्सर्जित तरंगिकाओं के लिए O की दूरी समान है, तो AB से जाने वाली जितनी भी तरंगिकाएं O पर पहुंचेंगी उन तरंगिकाओं के मध्य पथांतर 0 है। और पथांतर 0 है तो स्वाभाविक है समपोषी व्यतिकरण के कारण दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा, जिसे अपन मुख्य उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट या प्रधान उच्चिष्ट कहते हैं। तो केंद्र पर सदैव उच्चिष्ट ही बनेगा। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। अगर अपन बात किसी कोण थीटा की करें, है ना, अब अपन बात करें किसी
कोण थीटा के लिए। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, है ना, ताकि क्या व्याख्या यहीं बैठ जाए तो ज्यादा बेटर रहे, है ना। नहीं तो फिर ठीक है, पेज तो अपन पलटेंगे, पेज तो अपने पास में ही है। तो किसी कोण थीटा के लिए अब बात करते हैं, ये सब किसी कोण थीटा पर ये बिंदु P है, मध्य से दूरी आप x कह दो, xn कह दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो सब किसी कोण थीटा पर क्या बनेगा, ये देखो साहब, सबसे थीटा लगा दूं, है ना, यहां से भी, ये सब किसी कोण थीटा की बात करें, है ना। थोड़ा सा चित्र में बात इधर थोड़ा बिगड़ रहा है, तो इससे थोड़ा सही कर देता हूं मैं ना, ये सही हो गया था, चलो कर लेंगे, वो तो लेंस तो बन जाएगा, लेंस में तो दिक्कत नहीं है ना। चलो पहले व्हाइट कर दूं, लेंस से कंप्लीट कर दूं, ये लेंस है ना। अब बात कर रहे थे अपन किसी कोण थीटा पर क्या बनेगा, है ना। तो सब उसको चित्र को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं ना, ये लो, ये किसी कोण थीटा, ये सब जगह थीटा थीटा दिखाए थे। अब सब किसी कोण थीटा यानी बिंदुओं से x दूरी पर क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तरंगों के बीच पथांतर कितना है। तो सब थीटा कोण पर क्या बनने वाला है या क्या बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तरंगे या तरंगों का पथांतर कितना है, पथांतर से डिसाइड हो जाएगा। पथांतर जानने के लिए बीपी पर ऐसे लंब डालते हैं, ये ऐसे लंब डाल दिया, एक क्यू बाई ज्योमेट्री सिद्ध कर सकते हैं कि ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, है ना। तो पथांतर कितना हुआ सर, ये पथांतर। तो सब दोबारा सुन ले, इसका मैं पहले एक इजी चित्र बना दूं। आजकल जो बुक में आ रहा है वो आप बना सकते हैं, अलाउ है ना। बुक में जो चित्र आ रहा है वो ये आ रहा है सिंपल, है ना, ये आ रहा है केंद्र वाला, थीटा बराबर 0 पर, है ना। और किसी कोण थीटा पर तो वो ये आ रहा है ना, ये बिंदु P, ये x, ठीक है। यहां समतल तरंगांक दिखा रखा है, इसको चाहो तो बाहर तक दिखा दो आप। तो अब आजकल ये चित्र बुक्स में आ रहा है, आप चाहें तो उसकी जगह ये चित्र बना सकते हैं। यहां भी ये देखो किसी कोण थीटा पर, है ना, यहां भी वही, ये A, ये B, सब चीजें वो की वही है ना। अब यहां भी आपको किसी कोण थीटा पर क्या बनेगा ये जानने के लिए पथांतर ही ज्ञात करने पड़ेगा। तो यहां भी आप लंबी डालेंगे तो ये BQ पथांतर आ गया, है ना। तो कहने का मतलब वर्तमान में ये चित्र भी अलाउ है। तो जो बच्चे एकेडमी में पढ़ रहे हैं वो चाहें तो इस चित्र को यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा कठिन चित्र पड़ता है, लेकिन आजकल किताबों में ये चित्र है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। वैसे यहाँ मैंने क्लियर तो बना दिया, लेकिन फिर भी आप अपनी बुक में आराम से देख सकते हैं। वो का वही चित्र है, बस अब आजकल इस तरह से ही किताबों में बन के आ रहा है ना। अब वापिस अपन टॉपिक पे कनेक्ट हो जाए कि सब किसी कोण थीटा पर
उच्चिष्ट बनना है या निम्निष्ट बनना है, ये तरंगों के मध्य पथांतर पर निर्भर करता है। इसे ज्ञात करने के लिए बीपी पर ए से लंब ए क्यू डालते हैं, अतः पथांतर बी क्यू के लिए, है ना। तो सब त्रिभुज ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू में पथांतर बी क्यू के लिए, है ना, ठीक है। पथांतर बी क्यू के लिए, तो बी क्यू ये तो हो गया लंब, है ना, बटा कर्ण, कर्ण यानी ए बी का मान कितना रख दें, ई इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण का मतलब साइन थीटा, यानी बी क्यू इज इक्वल टू ई साइन थीटा, या सीधा सीधा लिख दें पथांतर ई साइन थीटा बराबर, पथांतर को पहले लिख दें, एक मिनट, पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू ई साइन थीटा। अब सब पथांतर से पता पड़ेगा कि बिंदु पी पर क्या बनेगा, उच्चिष्ट या निम्न। अब एक सैंपल दिया जाएगा, फिर बाकी आपको उससे ही समझ, है ना। देखो साहब, एक सैंपल दे दें, केंद्र दीप्त बनेगा, वो तो आपको समझ ही दिया, संपोषी व्यतिकरण। अब देखो साहब, यदि पथांतर डेल्टा बराबर लेम्डा, ठीक है साहब, अगर पथांतर डेल्टा बराबर लेम्डा है तो ए बी तरंगाग्र के दो समान भाग ए सी व बी सी लेम्डा बटा दो अंतर पर होंगे, क्योंकि पथांतर लेम्डा है तो सब इसके दो भाग करें तो लेम्डा बटा दो, लेम्डा बटा दो। तो यदि पथांतर लेम्डा हो तो तरंगाग्र ए बी के समान दो भाग ए सी व बी सी, आधा नीचे वाला और आधा ऊपर वाला, ए सी तथा बी सी लैम्डा बटा दो पथांतर पर तरंगों को बिंदु पी पर अध्यारोपित करेंगे, और लैम्डा बटा दो पथांतर पर तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो विनाशी व्यतिकरण के कारण प्रथम निम्निष्ट बनेगा, यानी अदीप्त फ्रिंज बनेगी, है ना। इस प्रकार अब ध्यान से समझते जाना, इस प्रकार पथांतर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा, मतलब अर्थात लैम्डा बटा 2 का समगुणज है, तो ए बी तरंगाग्र, ध्यान से समझना साहब, ए बी तरंगाग्र के 2, 4, 6 समान भाग कर सिद्ध कर सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय निम्निष्ट, निम्निष्ट है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब थोड़ा सा एक बार और समझा दूंगा मैं आपको। बनेगा, अब एक बार और, बस फिर ज्यादा नहीं है ना। इस सैंपल से समझ जाओ, मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा।
इस सैंपल से आप समझो, है ना, एक सैंपल समझाया जाता है बस। यदि पथांतर डेल्टा है तो ए बी के समान दो भाग ए सी व बी सी, ये दोनों लैम्डा बटा दो अंतर पर होंगे। तो इससे जाने वाली तरंग और इससे जाने वाली तरंग, पथांतर कितना हो, लैम्डा बटा दो। पथांतर लैम्डा बटा दो है तो विनाशी व्यतिकरण। यहां से जाने वाली तरंग और यहां से जाने वाली तरंग, पथांतर कितना, लैम्डा बटा दो। पथांतर लैम्डा बटा दो है तो विनाशी व्यतिकरण। यहां से जाने वाली तरंग और यहां से जाने वाली तरंग, पथांतर वही लैम्डा बटा दो, क्योंकि दोनों टुकड़े लैम्डा बटा दो अंतर पर किए, विनाशी व्यतिकरण। यानी बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी। क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम संख्या में टुकड़े होंगे ए बी के, आप तो ए बी के टुकड़े कर दो, जो भी आपको पथांतर दे उसमें लैम्डा बटा दो का भाग दे दो, टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। जैसे आपको पथांतर दिया लैम्डा, लैम्डा बटा दो भाग का, लैम्डा बटा दो का भाग दिया, कितना आया, 2। तो ए बी के कितने टुकड़े करना, 2 टुकड़े। 2 लैम्डा पथांतर, लैम्डा बटा दो का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ए बी के कितने टुकड़े कर देना, 4। 3 लैम्डा पथांतर, तो ए बी के वही लैम्डा बटा दो का भाग दो, लैम्डा बटा दो का भाग दोगे तो कितने टुकड़े होंगे, 6, है ना। टुकड़े जब सम संख्या में होंगे, जैसे मान लीजिए ये 4 टुकड़े होते हैं, ये दोनों लैम्डा बटा दो पर, ये दोनों लैम्डा बटा दो पर, लैम्डा बटा दो पर है तो विनाशी व्यतिकरण है ना। तो सब जब टुकड़े सम संख्या में हों, जैसे आपने देख लिया ये लैम्डा बटा दो का 2 गुना, ये 4 गुना, ये 6 गुना है, तो मैंने लिख दिया लैम्डा बटा दो का सम गुणज है। तो ए बी तरंगा के समान 2, 4, 6 समान भाग कर सिद्ध कर सकते हैं कि विनाशी व्यतिकरण के कारण प्रथम, द्वितीय, तृतीय निम्निष्ट निर्मित होगा। सिंपल है ना। तो सब अतः अब ज्यादा समझाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा इसमें समझाया नहीं जाता। अभी एक बार और मौका दे दूंगा मैं आपको, है ना। अतः n कोटि के निम्निष्ट के लिए, है ना, पथांतर डेल्टा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा। अभी आपने दिखाई दिया मैंने आपको ना, ये सब दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, ये आपको यहां पे दिख ही रहा है ना, यह निम्निष्ट लिख ही रखा है मैंने। तो एन कोटि के निम्निष्ट के लिए डेल्टा बराबर एन लैम्डा। अब एक से, है ना, एक से पथांतर को क्या लिख दें, ई साइन थीटा एन प्लस माइनस एन लैम्डा, है ना। एन में फ्रिंज के लिए क्या, तो थीटा एन लिख दिया, यानी साइन थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ई। यदि थीटा एन टेंड्स टू 0, यानी थीटा एन अल्प हो, तो साइन थीटा एन को थीटा एन ही लिख सकते हैं। इसलिए थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ई। ये लो सर, इस कोण पर निम्निष्ट बने बने, जैसे इसलिए प्रथम कोमा द्वितीय निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, है ना, कोणीय स्थिति। अब प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, एन की जगह 1 रखो, प्लस माइनस एन की जगह यहां भी 1 रख दिया, लैम्डा अपॉन ई। दूसरे एन की जगह 2 रख दो, प्लस माइनस
2 लैम्डा अपॉन ई। अब ये ध्यान रखना, अपने को इसमें केवल प्रथम निम्निश्च से ही मतलब होता है ना, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन ये पूछता है क्वेश्चन केंद्रीय के लिए। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन करेगा आपसे इस केंद्र के लिए। अब केंद्र का पता कैसे चलेगा? इधर पहला निम्निश्च और इधर ये पहला निम्निश्च, ये देख लो आप, है ना। दोनों निम्निश्च के बीच में कौन है? उच्चिष्ट। तो अपने जब भी कोणीय स्थिति काम आएगी, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये मैंने भी कल ही देखा है, ये I0/3 नहीं है ना, ये I0/22 आया। ये इसमें I0/22 बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब, अब ठीक है, अपने तो इतनी तो डेप्थ नहीं चाहिए, पर मैंने देखा, इससे मैंने कहा देखा, इंटेंसिटी बताने की जरूरत नहीं थी, पर ये I0/22 और ये I0/61, I0/61। तो ठीक है, आप देख लेना, ये तो मैंने इससे लिख दिया। बाकी इस पर इंटेंसिटी हो जाती है I0/22, इस पर बताते हैं I0/61 अराउंड या 62 अराउंड, जो भी है। तो वो तो देखने वाली बात है, मूल चीज। तो सब अपने को जब भी आवश्यकता पड़ेगी, अपने को हमेशा प्रथम निम्निश्च की ही आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, मिटा देता हूँ सब मैं, क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे, ये दो किससे लिख रहे हैं, इसलिए, है ना। 1 मिनट, है ना। तो सब अब चलने दो, है ना। I0 मैंने बोल तो दिया, पर अब देख लेना आप, है ना। हाँ सर, तो अपने को जब भी जरूरत पड़ेगी प्रथम निम्निश्च की पड़ेगी, क्योंकि इस प्रथम निम्निश्च के बीच में केंद्र, और विवर्तन में जब भी आपसे कोई डिस्कस करेगा तो केंद्र के बारे में ही करेगा, और किसी के बारे में डिस्कस करता ही नहीं है कोई भी, है ना। चलो सब, अब पथांतर सेकंड ले लें बात। यदि पथांतर डेल्टा बराबर 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, 2n+1 लैम्डा/2, क्लियर। अब देखो साहब, हो तो तरंगाग्र AB के समान, अब देखो इसमें लैम्डा/2 का भाग दो, कितने टुकड़े हुए? 3, है ना। इसमें लैम्डा/2 का भाग दो, 5, 7, है ना। भाग कर सिद्ध कर सकते हैं कि प्रथम कोमा द्वितीय कोमा तृतीय उच्चिष्ट निर्मित होगा। देखो सब समझा देता हूं मैं। ये सब ए बी है पीस में, ये भी है। आपने पथांतर लिया 3/2 लैम्डा, बात को आराम से समझो। ये लैम्डा/2 का कितना गुना है? 3 गुना। तो आप ए बी के इक्वल 3 पार्ट कर दीजिए। ये कर दिए साहब आपने, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। किस पथांतर पर है ये? लैम्डा/2 अंतर पर है ना। ये विषम गुणज है ना, तो लैम्डा/2 अंतर पर है। अब इससे जाने वाली तरंगिका और इससे जाने वाली तरंगिका तो लैम्डा/2 पथांतर पर है। ये तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये थर्ड तरंगाग का प्रकाश ऐसा का ऐसा कहां पहुंच जाएगा? बिंदु P पे पहुंच जाएगा। यानी मेरे हिसाब से प्रकाश की तीव्रता 1/3 रह गई। तो मैंने इससे यहां पर आपको बताया था
ये 1/3 रह गई, है ना, क्योंकि दो तो परस्पर लैम्डा बटा 2 अंतर पर है और लैम्डा बटा 2 अंतर पर है, तो दो तो विनाशी व्यतिकरण के कारण समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो तीसरा अलोन बचता है वो सीधा बिंदु P पर पहुंच जाएगा, तो प्रथम उच्चिष्ट बनेगा, जिसे गौण उच्चिष्ट कहते हैं या द्वितीय उच्चिष्ट भी कहते हैं। इसी प्रकार पथांतर लिया आपने 5/2 लैम्डा, आपको कुछ भी नहीं करना, आप लैम्डा बटा 2 का देखो कितना गुना है वो, है ना, 5 गुना है वो, क्लियर, ये मैंने लिख दिया 5 भाग, समान 5 भाग, है ना। अब 5 भाग कर दो, 1 2 3 4 और ये 1 भाग, तो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग और ये 5 भाग। अब देखो ये दोनों विपरीत कला में हैं, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, है ना। इसी प्रकार ये दोनों भी विपरीत कला में हैं, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यानी विनाशी व्यतिकरण होगा। लेकिन पांचवा पार्ट सीधा कहां पहुंच जाएगा, बिंदु P पर। तो अब प्रकाश की तीव्रता मेरे हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी, 1/5, तो मैंने इस हिसाब से लिखा एक्चुअली। वो जो सत्य हो तो यही है कि I0 बराबर अपॉन 61 होता है या I0 अपॉन 22 होता है, यानी प्रकाश की सर्वाधिक तीव्रता यही होती है। फिर तो 22वां भाग रह जाएगी और 61वां भाग रह जाएगी, ठीक है। मैंने जो बटा 3 और बटा 5 लिखा उसका रीजन आपको दिखा दिया। तो सब कहने का मेरा मतलब है कि जो भी आप पथांतर ले रहे हो, आप देख लो वो लैम्डा बटा 2 का कितना गुना है, वो जितना गुना है ए बी के उतने ही टुकड़े कर दो, 3 गुना है तो 3 टुकड़े कर दो, 5 गुना है तो 5 कर दो, 7 गुना है तो 7 कर दो। अब ये विषम संख्या में तो इसके 2 टुकड़े तो समाप्त होगी, 1 पहुंच जाएगा, इसके 4 टुकड़े समाप्त हो गए, 1 सीधा पहुंच जाएगा, इसके 6 टुकड़े समाप्त हो जाएंगे परस्पर लैम्डा बटा 2 पथांतर पर, 7वां टुकड़ा पहुंच जाएगा। यानी यहां पर तीव्रता तो कम होती जा रही है लेकिन बनेगा तो उच्चिष्ट ही, क्लियर सर। तो कहने का मतलब मैंने वहां भी यही समझाया था आपको जब इधर की अपन ने बात की थी कि साहब आपको जो भी पथांतर है बस देख लेना है लैम्डा बटा 2 का भाग देखकर, और उतने अपने को ए बी के टुकड़े कर देना है ना। सम संख्या में टुकड़े तो परस्पर विपरीत कला में होने के कारण विनाशी व्यतिकरण से वो नष्ट कर देंगे, यानी निम्निष्ट बन जाएगा, ये लिख रखा। और अगर विषम संख्या में टुकड़े हैं तो विषम संख्या में जो पीस है उसमें मैंने आपको समझे, एक मिनट, उसमें मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर ओड नंबर है यानी विषम संख्या है तो फिर ये देखो 3 टुकड़े 5 टुकड़े, 3 में से देखो 2 खत्म हो गए, 1 पहुंच गया, 5 में से 4 खत्म हो गए, 1 पहुंच गया, है ना। तो कहने का मतलब विषम संख्या में अगर टुकड़े होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उच्चिष्ट बनेगा, है ना। तो सब n कोटि कोणी, n कोटि है ना, n कोटि, n कोटि के उच्चिष्ट के लिए, अब अपन जानते हैं n कोटि के उच्चिष्ट के लिए पथांतर ये, तो कितना लिख दें, e sin थीटा n प्लस माइनस लिखना है या दोनों तरफ बनते हैं ना, 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2, यानी sin थीटा n इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2e, यदि थीटा टेंस टू या थीटा n टेंस टू 0 तो अपन साइन थीटा n को लिख सकते हैं थीटा n, इसलिए थीटा n इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2e, है ना। अतः प्रथम कोमा द्वितीय उच्चिष्ट के लिए या उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति, उच्चिष्ट की
कोणीय स्थिति है ना। अब देखो प्रथम उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति क्या है, n बराबर 1 रख दिया, n बराबर 1 तो 2 और 1 3 है ना, 3/2 लैम्डा पोनी है ना। दूसरे की बात करें प्लस माइनस 2 दूनी 4 और 1 5 है ना, तो 5 λ/2 ये देखो ये आपके कभी भी काम नहीं आएंगे। मैं तो आपको कह रहा हूं बस ये प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति काम आएगी लैम्डा पोनी, और किसी की कोई काम नहीं आएगी है ना। तो साहब कहाँ उच्चिष्ट बनेगा कहाँ निम्निष्ठ बनेगा ये क्लियर कर दिया। लास्ट में एक ग्राफ बना देते हैं है ना, इस ग्राफ में सब दिखा देते हैं साफ साफ। ये देखो साहब, ये तो पथांतर या कोणीय स्थिति है ना, यहां तो लिख देता हूं मैं कोणीय स्थिति, ठीक है। या इंटेंसिटी तीव्रता, क्लियर। ये लाइन थोड़ी सी इतनी लंबी नहीं जानी चाहिए थी, थोड़ी कट करनी है अपने को, ये सब ठीक है। अब निम्निष्ठ की ले लें या उच्चिष्ट की ले लो है ना, उच्चिष्ट के बीच में निम्निष्ठ बनेगा, उच्चिष्ट की ले लो सब। ये देखो आप है ना, ये λ/e 2 लैम्डा पोनी है ना, इसके बीच में अपन निम्निष्ठ बना देंगे, ये ले लो 3/2 लैम्डा, ऐसे कर लो जैसी भी आपकी इच्छा हो है ना। तो सब ये उच्चिष्ट की है, निम्निष्ठ की लेते हैं λ/e, दिखाता हूं मैं आपको। ये सब मैंने ले ली निम्निष्ठ प्लस लैम्डा पोनी और ये माइनस लैम्डा पोनी, फिर अगला प्लस 2 लैम्डा पोनी और इधर भी अगला -2 लैम्डा पोनी, फिर इधर अगला प्लस 3 लैम्डा पोनी, अभी दिखा देता हूं मैं आपको, और इधर भी -3 लैम्डा पोनी है ना साहब। ये पेज पलटना पड़ता है बार बार, इससे निकाल रहा हूं मैं। एक यानी लैम्डा पोनी 2, 2 लैम्डा पोनी 3 लैम्डा, ये किसकी स्थितियां, निम्निष्ठ की है ना साहब। अब आप देख लीजिए है ना, ये देखो आप केंद्रीय उच्चिष्ट पर तीव्रता सबसे ज्यादा है ना, ये निम्निष्ठ आ गया। निम्निष्ठ पे बिल्कुल टच करना जरूरी नहीं है। अब तीव्रता 1/3 फिर और कम, इससे ही तीव्रता यहां भी देखो ये है, केंद्र की तीव्रता सर्वाधिक है। बाकी तो अब जैसे मैंने बताया ना I0/22 I0/61 अपन ऐसे लिख देते हैं जैसे I0 डैश और ये I0 डबल डैश, ये I0 डैश ये I0 डबल डैश। तो सब केंद्र को देखें या केंद्र के बाद देखें तो तीव्रता में तेजी से कमी होती है। अब ये ग्राफ क्या होता है, ये जो चीज आपने यहाँ देखी आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में मैं आपको बता देता हूँ, बुक्स में यही बना देते हैं। देखो आप, मैं पेन अलग ले लेता हूँ, ये बुक्स में यही बना देते हैं है ना, ये बुक्स में जैसा यूं ही बना देंगे। देखो आप बुक्स वगैरह में देखोगे ना तो आप यहाँ भी बना सकते हो, क्योंकि वो अपन ने तो इसलिए नहीं बनाया भाई, ये उच्चिष्ट है ना, ये n बराबर 0। अब ये देखो निम्निष्ठ आ गया, निम्निष्ठ 1, ये देखो निम्निष्ठ 1 यहां भी है ना, तो ये निम्निष्ठ 1 क्लियर, ये निम्निष्ठ 2, इस बीच में उच्चिष्ट है बताने की जरूरत नहीं है ना, ये निम्निष्ठ 2, यहां देखो आप निम्निष्ठ
2, है ना। इस बीच में आपको तो कई जगह ये ग्राफ इस तरह से भी बनाए जल जाते हैं, वो फिर अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अपन को। तो जैसे अलग से बनाना पड़ा ना, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी, अगर यहीं बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो ये ऐसे अच्छा लगता है, सुंदर सा लगता है चित्र, तो इसे बना देते हैं, है ना। अब सब अपने को केवल विश्लेषण करना रह गया केंद्र का। ये तो आप क्लियर हो ही गया, ये सब केंद्र सबसे उच्च तीव्रता का, केंद्र से दूर जाने पर तीव्रता के मान में कमी होती है। तो सब ये विवर्तन का एक बड़ा पार्ट खत्म हो जाता है। अब अपनी चर्चा केवल इस पर होगी, केंद्रीय उच्चिष्ठ पर, है ना। अब इस पर चर्चा करेंगे अपन, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई वगैरह, है ना। फिर एक अपन विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर बता देंगे। तो अपने को अब जो नेक्स्ट लेना है वो अपन इसके संदर्भ में लेंगे और फिर डिफरेंसेस वगैरह बता देंगे। तो कहने का मतलब अब अपने अगले टॉपिक्स जो हैं वह केंद्र से रिलेटेड है। अब केंद्र के अलावा कोई अन्य बात नहीं है ना। तो बस आज इतना ही, बाकी फिर अपन नेक्स्ट में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।